वेनेजुएला पर अमेरिकन हमले के संदर्भ में लंबे समय से जो वेनेजुएला अमेरिका के टारगेट, वेनेजुएला के घटनाक्रम के खिलाफ वेनेजुएला और दुनिया के तमाम देशों में भी, भारत में भी बहुत से लोग सड़कों पर निकले। तो ये जो लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, जो एक जनमत का निर्माण, और इसको आप किस ढंग से देखें? ये पहली बार है इस रूप का विरोध पूरी दुनिया में एक साथ दिखाई दे रहा है। ट्रंप जैसे मूर्ख लोग वो जो एक नजीर पेश कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसको समझना चाहिए। लोगों को और बड़े पैमाने के ऊपर सड़कों के ऊपर आने की जरूरत है। मैं कुलदीप सिंह आज आपके बीच में लेकर आया हूं अंतर्राष्ट्रीय दुनिया के घटनाक्रमों पर एक बातचीत, विशेष तौर पर वेनेजुएला पर अमेरिकन हमले के संदर्भ में। आज पूरी दुनिया के अंदर चर्चा का केंद्र है कि किस प्रकार अमेरिकन सैनिकों ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को किडनैप करके वो अमेरिका ले गए और सारी दुनिया चुपचाप खड़ी देखती रह गई। यह एक स्तब्ध कर देने वाली घटना है कि एक संप्रभु, एक आजाद देश के मुखिया को, उनकी पत्नी को अमेरिका के सैनिक किडनैप करके ले जाते हैं। ये एक खतरनाक हमला है और वेनेजुएला की दूसरी जगहों पर भी बमबारी हुई है और ये एक पूरा घटनाक्रम है जो एक चिंता पैदा करने वाला घटनाक्रम है। और इस घटनाक्रम ने अंतर्राष्ट्रीय नियम कायदे कानूनों की, यूएनओ के चार्टर का, विश्व शांति का, मानवता का एक मजाक बना दिया है। इसी घटनाक्रम के जो निहितार्थ हैं, इसके पीछे की जो पृष्ठभूमि है और ये वास्तव में हुआ क्या है, इन सब सवालों पर बातचीत करेंगे। आज हमारे बीच हैं नरेश कुमार, उनका स्टूडियो में चैनल पर स्वागत है। नमस्कार जी। धन्यवाद कुलदीप जी, आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो नरेश कुमार जी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो जनवादी संगठनों में काम करते हैं और युद्ध के खिलाफ और मानवाधिकारों के पक्ष में, न्याय के पक्ष में हमेशा काम करते हैं। तो नरेश कुमार जी, जो ये घटना हुई है कि किस प्रकार अमेरिका के सैनिकों ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को किडनैप करके वो अमेरिका लेके गए हैं, ये पूरी घटनाक्रम क्या है, इसको आप किस नजर से देखते हैं, ये वास्तव में हुआ क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। यह घटना अमेरिका के द्वारा अंतरराष्ट्रीय कानूनों का एक संप्रभु राष्ट्र के खिलाफ नंगे रूप से उल्लंघन है और ये अमेरिका के पूरे एक चरित्र को भी दिखाता है कि अमेरिका का चरित्र इतिहास में भी कैसा रहा है। जो इतिहास में अमेरिका करता रहा है, ये उसी कड़ी में एक घटना है। अमेरिका ने 100 से ज्यादा देशों में हस्तक्षेप किया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से 100 से ज्यादा देशों में तख्ता पलट करने के षड्यंत्र अमेरिका ने रचे हैं। यह अपने आप में एक देखने और समझने की बात है कि अमेरिका पूरी दुनिया के शांति और अमन के लिए कितना ज्यादा खतरनाक है। हालांकि वह तमाम तरह के ये हमले जो करता है, शांति के नाम से करता है, लोकतंत्र के नाम से करता है। अभी हर हमले के पीछे जो रटे रटाए कुछ बातें अमेरिका की होती रही कि हम यहां पे लोकतंत्र स्थापित करेंगे, हम यहां पे शांति स्थापित करेंगे, इस देश का जो है वो शासक तानाशाह है, इस देश की जनता जो है उसको आजाद करवाना है। इन नामों से जो अमेरिका करता है, वो बड़े बुजुर्ग जो कहानी सुनाते हैं, एक बार एक शेर था, वो एक नदी में पानी पी रहा था। उस नदी में अगले सिरे पर एक मेमना पानी पी रहा था। तो शेर ने मेमने से कहा कि तू मेरा पानी झूठा कर रहा है। तो मेमने ने कहा, महाराज क्या कह रहे हो, पानी तो आपकी तरफ से ही आ रहा है, पानी झूठा तो मेरे पास आ रहा है। तो शेर ने कहा, परसों तुमने मेरे को गाली दी थी। तो इसके ऊपर मेमने ने कहा, महाराज मैं तो पैदा ही कल हुआ हूं। तो शेर ने कहा, फिर तेरे बाप ने गाली दी होगी। और ये कहते ही मेमने को चट कर गया। असल में सवाल मेमने को चट करने का था।
असल में मंशा पूरी दुनिया में दादागिरी दिखाने की है, अपने डंडे का जोर दिखाने की है, पूरी दुनिया को नियंत्रित करने की है, पूरी दुनिया के जो प्राकृतिक संसाधन है उनको अपने कारपोरेट मित्रों के हित में लूटने की है। मंशा कुछ और है और शब्द जाल कुछ और है। पिछले दिनों में भी यह कोई नया घटनाक्रम नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन पहली बार हुआ है। यह अमेरिका जो है, पहले भी इसी तरह के अंतर्राष्ट्रीय कानून वो दूसरे देशों के ऊपर लागू होते हैं। अमेरिका जब उन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करता है तो उसका तमाम जो प्रोपेगेंडा सिस्टम है, तमाम जो मीडिया है, तमाम प्रचार माध्यम है, उसको लोकतंत्र और शांति स्थापना के जो है वो शब्द जाल में उसको ढकने के जो है वो प्रयास करता है। इसी तरह का ये एक नया घटनाक्रम हमारे सामने है। तो जैसे इसमें एक जो वेनेजुएला के अंदर कहीं ना कहीं जो वेनेजुएला की सरकारें थी, जो उनके फैसले जो ले रहे थे वो अमेरिका का खटक रहे थे। जैसे आप बातचीत में, जैसे ह्यूगो शावेज बहुत लोकप्रिय नेता थे वेनेजुएला और पूरी लातिनी अमेरिका में, या जो उसके बाद मादुरो थे, उनके जो निर्णय थे, खासकर जो आपने इशारा करा कि वेनेजुएला के प्राकृतिक संसाधन खासकर तेल को कब्जाने के लिए अमेरिका ने ये काम किया है, कृत्य किया है। तो इससे पहले भी ह्यूगो शावेज को भी इन्होंने इसी ढंग से किडनैप करने की कोशिश की थी। तो थोड़ा है एक बार इसको इस तरह के भी सवाल उठ रहे हैं ना, जैसे एकदम कैसे हो गया घटना, जैसे वहां मतलब उसको इतनी सरलता और सहजता से कैसे किडनैप कर लिया, जैसे वहां उनके बॉडीगार्ड्स भी हैं या जो एक प्रकार से वेनेजुएला की सेना भी है, इतना सहज ढंग से घटना कैसी होगी, इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये अचानक तो बिल्कुल नहीं हुआ। लंबे समय से जो वेनेजुएला अमेरिका के टारगेट में है, और जो शुरुआत होती है, अमेरिका की कंपनियां, जो तेल कंपनियां थी, वो वेनेजुएला की पूरे तेल के कुओं के ऊपर उनका कब्जा था। शुरुआत ही यहीं से होती है। जब ह्यूगो चावेज सत्ता में आए तो उन्होंने उन अमेरिकी कंपनियों को वहां से भगाया और तेल का पूरा राष्ट्रीयकरण कर दिया। यहीं पर से जो वेनेजुएला और इसका अमेरिका का एक संघर्ष शुरू होता है। मादुरो उसी नीति को जो ह्यूगो चावेज ने शुरू की थी, उसी नीति पे मादुरो आगे बढ़ रहा था। और ये जो तमाम जो आरोप लगाए जा रहे हैं ड्रग्स वगैरह के, ये तो इतने बेतुके जो आरोप हैं, खुद अमेरिका की जो एजेंसियां हैं उनमें भी वेनेजुएला का नाम कहीं नहीं है। उनमें भी कोलंबिया का नाम आता है, मैक्सिको का नाम आता है, जिस रास्ते से ड्रग्स जाता है अमेरिका में, वेनेजुएला कहीं पे नहीं है। वेनेजुएला को के खिलाफ तो बिल्कुल नया ये एक वातावरण बनाने का कोशिश थी कि वेनेजुएला के ऊपर हमला करना, वेनेजुएला को नियंत्रित करना है। और अमेरिका और वेनेजुएला के दो देशों में वो अंतर बहुत बड़ा है। वेनेजुएला बहुत एक छोटा सा देश है और वेनेजुएला की कभी भी वेनेजुएला ने अपने देश के संसाधनों का प्रयोग सेना में नहीं किया। अपने जितने भी संसाधनों का प्रयोग है वो जनता को लाभ पहुंचाने के लिए जो है वो तेल संसाधनों का भी प्रयोग किया। वेनेजुएला ने अत्यधिक दोहन, चाहे तेल का है चाहे अन्य खनिज पदार्थों का है, वो खासकर ह्यूगो चावेज के आने के बाद में अत्यधिक दोहन से भी एक लिमिट तक ही जो है वो दोहन के प्रयास किए। और ये जो घटनाक्रम था, ये बताते हैं, मीडिया में चर्चा है, अभी कोई दावे के साथ नहीं कहा जा सकता, बताते हैं कि पूरा जो एक क्या आर्टिफिशियल उस तरह का एक महल वहां पे बना गया था अमेरिका में, और उसमें लगातार 1 महीने तक उसकी अभ्यास अमेरिका की सेना ने वो किया था। और वो अचानक 150 जो हमलावर जहाज जो अमेरिका के पहुंचे, 150 जहाजों ने पूरे वेनेजुएला के आसपास जो बमबारी की, उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करी। और ये पक्की बात है, कोई न कोई गद्दार जो है वो वेनेजुएला से जरूर था। एक मिनट सर, मिनी लाइट, अच्छा चलो, हाँ, तो ये पक्की बात है कि वेनेजुएला में कोई ना कोई गद्दार जरूर था। ये घटनाक्रम ऐसे नहीं हुआ, बिल्कुल अचानक बहुत ही रफ्तार के साथ में ये काम किया गया। इसकी बहुत पहले से तैयारियां जो है वो चल रही थी।
इसका मतलब ये कह सकते हैं कि वेनेजुएला के सैन्य प्रशासन में या वहां पर एक CIA की या अमेरिकन की घुसपैठ थी। वो होता है पूरी दुनिया के अंदर, वो अमेरिका की घुसपैठ होती है इस रूप में। अच्छा, तो थोड़ा इसमें दो बातें अभी आपने जिक्र की कि इस बार एक तो जो वेनेजुएला का इतिहास आपने बताया, इसको थोड़ा इसको और खोल के बताएं कि वेनेजुएला कंट्री का जो संघर्षकार पूरी लातीनी अमेरिका का जो इतिहास रहा है जनपक्षीय आंदोलनों का, और एक आपने जो जिक्र कराया कि अमेरिका ने 100 के करीब ऐसे देशों में इस ढंग से सत्ताओं को बदलवाया जो उनके मुताबिक काम नहीं कर रही थी, जो अमेरिका का एक रौंदने की पूरी प्रक्रिया रही है, इसको थोड़ा विस्तार से बताएं। असल में जब वेनेजुएला का और लातिन अमेरिकी देशों का जो इतिहास की बात है, वो संघर्षों का इतिहास है। वेनेजुएला, क्यूबा, पेरू, मैक्सिको, यहां पे वामपंथ का, एक मिनट करने का ब्रेक, वेनेजुएला की हिस्ट्री में रखोगे तो हम कुछ सावेजर जो स्पेन के खिलाफ लड़ाई हो रही हो, मतलब जो ये पूरी लातीनी अमेरिका के जन संघर्षों का जो एक इतिहास रहा है, खासकर जो एक साम्राज्यवाद या जो दूसरे देशों की तानाशाही के खिलाफ लड़ने का, इसको थोड़े विस्तार से बताएं कि किस ढंग से अमेरिका लगातार इन कंट्रियों पर कब्जा करने की जो कोशिश है, आप इनके प्राकृतिक संसाधनों को कब्जाने की, इसको थोड़ा बताएं विस्तार से। जैसे लातिन अमेरिकी देशों में संघर्षों का इतिहास रहा है, और वो मुख्य संघर्ष जो बनता है वो लातिन अमेरिकी देशों का, वो अमेरिका के साथ नहीं बनता है। और इन देशों को अमेरिका अपनी बपोती मानता है। अमेरिका मानता है कि ये मेरे जेबी देश होने चाहिए, इन देशों की क्या औकात, ये मेरे खिलाफ बोल रहे हैं। ये देश उनको सबक सिखाने की हमेशा प्रयास करता है अमेरिका उनको, मतलब अपनी उनकी औकात दिखाने की, उनकी जगह दिखाने की बार बार जो है वो लंबा उनका इतिहास रहा है। और इन देशों का अपना इतिहास रहा है अमेरिका के हर तरह से जो है वो बदजुबानी का जवाब देना। बड़े बड़े संघर्ष रहे हैं। अमेरिका के एक पुराने राष्ट्रपति का बयान भी था कि हम अपने पड़ोस में जो है लोग जो हैं, वो जब क्यूबा में क्रांति हुई थी, वे पड़ोस में लाल झंडा फहराएगा और हम चुप बैठे रहेंगे। तो ये अमेरिका का इतिहास रहा है कि उन देशों में वैसा ही होना चाहिए जो अमेरिका चाहता है, और तमाम उनके प्राकृतिक संसाधनों पर अमेरिका का कब्जा हो। और वामपंथ का वेनेजुएला में भी चावेज, मादुरो, जब ये वामपंथी थे, मैक्सिको में, पेरू में, चिली में, ब्राजील में वामपंथ का अपना एक जो है वहां पे प्रभाव, बहुत ही एक शानदार वामपंथ का प्रभाव रहा है। और सिर्फ लातिन अमेरिका का सवाल नहीं है, तमाम जो अरब देशों में भी, अफ्रीकी देशों में भी जो प्राकृतिक संसाधनों पे कब्जा करने के लिए जो अमेरिका षड्यंत्र रचता है। और सिर्फ इन देशों के सवाल नहीं है, भारत जैसे देशों के ऊपर भी, जो तीसरी दुनिया के देश कहलाते हैं, उनके ऊपर भी अमेरिका का अपना एक तरीका रहता है। वो पूरे एक षड्यंत्र रचना। वो एक वैज्ञानिक बुद्धिजीवी ने एक किताब भी लिखी थी 2005 में, वो किताब पहली बार जारी हुई। उसके बाद में उसका 2016 में एक संस्करण आया, और अभी एक तीसरा संस्करण भी उस किताब का आया है। वो उनका कहना था कि अमेरिका पूरी दुनिया को नियंत्रित करने के लिए बुद्धिजीवी अर्थशास्त्री जो है वो उन देशों में भेजता है, और वो अर्थशास्त्री वहां की सत्ता पे बैठे लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, उनको तैयार करते हैं कि वो अमेरिकी बैंकों से कर्जा लें, और वो कर्जा ऑटोमेटिकली ऐसा सिस्टम है कि वो वापस अमेरिका के पास चला जाता है, और वो देश पूरा कर्जदार हो जाता है। उसके बाद में ये शुरू होता है उनका उस कर्ज के दबाव में, जैसे अपने तो हरियाणा में तो ये साहूकार जो होते थे, किस रूप में वो किसानों का शोषण करते थे, किस रूप में उसमें कर्जे में फंसाते थे, और किस रूप में उनकी जमीनें तक हड़प लेते थे। उसी तरह का वो एक साहूकार, पूरी दुनिया का एक साहूकार है। पहले कर्जा देना है, फिर वहां के पूरे उस कर्जा के नाम पे पूरे उनके संसाधनों को पर काबिज हो जाना है, और उनके जो भी सत्ता में बैठे लोग हैं उनको पूरा अपने नियंत्रित में रखना है। अगर कोई सत्ता में ऐसा बंदा होता है जो उनको आंखें दिखाता है या अमेरिका के कहे में नहीं चलता,
तो फिर उसको सत्ता परिवर्तन के लिए तमाम तरह के षड्यंत्र वो रचे जाते हैं। वो उसमें वो अर्थशास्त्री बुद्धिजीवी उसकी ड्यूटी थी, उनमें उनकी उसकी ड्यूटी इसी तरह के काम करने में थे जिन्होंने वो किताब लिखी। और बाद में उन्होंने बताया कि मेरे को आत्मग्लानि हुई इस बात की कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, ये सब सिर्फ पैसे के लिए कर रहा हूँ। और उसकी भनक अमेरिकी एजेंसियों को लगी, तो वो बताते हैं कि मेरे पैसे भी बढ़ा दिए गए थे। पैसे बढ़ाने के बाद में एक बार मैं फिर विचलित हुआ, मैंने फिर वो किताब कुछ समय के लिए रोकी, लेकिन मैं अपनी आत्मग्लानि से नहीं निकल पाया। फिर मैंने ये जो किताब जो है वो पूरी लिख दी और वो वहां से इस्तीफा दे करके। तो वो किताब और वो पूरा जो षड्यंत्र है, पूरा जो जाल है अमेरिका का पूरी दुनिया को कंट्रोल करने का, आज पूरी दुनिया डॉलर के माध्यम से व्यापार करती है। वो तमाम इस तरह के जो हस्तक्षेप है उसी का एक नतीजा है जो डॉलर का इतना बड़ा वर्चस्व है। और ये वर्चस्व पिछले दिनों ये वर्चस्व टूटा है। ब्रिक्स जैसी जो संस्थाएं सामने आई हैं और लातिन अमेरिकी देशों का जो अपना एक जो संगठन बना है, इसके बाद से ये डॉलर का वर्चस्व टूटना शुरू हुआ है, अमेरिका का वर्चस्व टूटना शुरू हुआ है। उसकी प्रतिक्रिया में भी ये हमला है। ये जो हमारे सामने जो स्थिति है कि आज अमेरिकन कंपनियों और कारपोरेट के हितों के लिए जहां मतलब एक प्रकार के तानाशाह बिठाता है, आर्थिक तौर पर उन नीतियों को लागू करने के लिए उन देशों को मजबूर करता है, या फिर सीधे सैन्य हस्तक्षेप करके उनको तबाह करने की कोशिश करता है कि ये दादागिरी और खुलेआम एक प्रकार के युद्ध की दुनिया में झोंकने की कोशिश है। तो इसमें थोड़ा एक बातचीत और भी उभर आई कि जैसे एक तरह से जो दूसरे शक्तिशाली राष्ट्र हैं, जो आज एक प्रकार से जैसे देखा जाए तो चीन है, या जो दूसरे रूस है, या और दूसरे कंट्री हैं, उन्होंने इस पर क्या मतलब प्रतिक्रिया, या जैसे इस अमेरिकन एक तरफा जो ये युद्ध है इसको रोकने के लिए, इसको आपने लगता नहीं जो दूसरे राष्ट्र हैं कि उन्होंने किस ढंग से, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, या कोई ऐसा मोर्चा बना जिससे अमेरिकन दादागिरी को कंट्रोल किया जा सके, इस पर आपको क्या लगता है भाई? और जो दुनिया के राष्ट्र हैं वो उनको कैसे आगे आना चाहिए, या उनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं? पूरी दुनिया में प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। रूस और चीन की प्रतिक्रिया तो स्वाभाविक थी, इस बार यूरोपीय देशों की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जर्मनी और इंग्लैंड की तरफ से भी धीमी आवाज में एक प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। मतलब वो देश जो हमेशा हर तरह के हथकंडों में अमेरिका के साथ रहे, उन देशों को भी इस बार बोलना पड़ रहा है। इवन अमेरिका के भीतर से बड़े पैमाने के ऊपर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। वेनेजुएला के भीतर से, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था तो मैंने देश को आजाद करा दिया, वेनेजुएला की जनता को आजाद करा दिया, और ये जो तानाशाह था, उस वेनेजुएला के भीतर बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं, बहुत बड़े बड़े संघर्ष जो और लोग सामने आ रहे हैं मादुरो के समर्थन में। तो ये घटनाएं अपने सामने हैं, लेकिन सिर्फ अफसोस इस बात का है कि भारत जैसा देश, हमारा देश, हम जो वेनेजुएला का लंबे समय से साझेदार रहा है, वेनेजुएला भारत का एक मित्र देश रहा है, वहां से जो है बहुत सस्ते दामों में भारत वहां से तेल लेता रहा है। अभी 2024 में ही एक 68वां वो क्या कहेंगे मित्रता का एक जो लंबे समय से साझेदारी को मनाया गया है वेनेजुएला और भारत के द्वारा, एक बहुत विश्वसनीय साझेदार वेनेजुएला भारत का रहा है। लेकिन भारत की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं आई। एक टिप्पणी जो विदेश मंत्री की तरफ से आई है वो बहुत ही गोल मटोल टिप्पणी है, उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता। उसमें ना अमेरिका का जिक्र है ना ट्रंप का कहीं पे जिक्र है। वो इस तरह का जो है पिछले दिनों में हम देख रहे हैं, पहली बार है भारत की विदेश नीति इतनी कमजोर हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं दिखाई दी, कि पता ही नहीं चल रहा है कि भारत कहना क्या चाह रहा है। भारत अमेरिका के पक्ष में है या वेनेजुएला के पक्ष में, ऐसी गोलमोल टिप्पणियां जो है वो सामने आती हैं कि जिनका कोई अर्थ ही नहीं है। मतलब कहने का अभिप्राय ये है कि जो एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के नेता थे भारत ने, जो पुरजोर विरोध जताना चाहिए था अमेरिकन साम्राज्यवाद के हमले का, ऐसा भारत की सरकार नहीं कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। जबकि ट्रंप लगातार भारत के प्रधानमंत्री को धमका रहे हैं, हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं। तो भारत जैसे देश ने भी जो स्टैंड लेना चाहिए ना, वो स्टैंड ले नहीं रहे हैं।
ये है। अच्छा, एक और सवाल है जी आपसे दें, जो मतलब पूरी दुनिया में अमेरिका जहाँ पर भी हमले कर रहा है, जैसे अब इसका वेनेजुएला के घटनाक्रम के खिलाफ वेनेजुएला और दुनिया के तमाम देशों में भी, भारत में भी बहुत से लोग सड़कों पर निकले हैं, या उससे पहले इराक पर हमले हैं ये जब कराया उन्होंने, या दुनिया में किसी और कंट्री पे कर रहा है एक प्रकार से। तो ये जो लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, जो एक जनमत का निर्माण, और इसको आप किस ढंग से देखते हैं? वह लोग जैसे युद्ध के खिलाफ हैं, अमेरिकन दादागिरी के खिलाफ हैं, या एक आम व्यक्ति क्या कर सकता है जो ये नहीं चाहता वह गलत हो रहा है? ये जो विरोध की और प्रतिरोध की आवाज है, इस पर आपकी राय? आम व्यक्ति अमेरिका की दादागिरी को तो अच्छे से समझ रहा है। इस बार ये पहली बार है इस रूप का विरोध पूरी दुनिया में एक साथ दिखाई दे रहा है। आम व्यक्ति अमेरिका की दादागिरी को अच्छे से समझ रहा है, युद्ध के खतरों को भी महसूस कर रहा है, और खासकर इस हमले से एक जो संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया था कि कहीं पे भी इस तरह के युद्ध जो है, क्योंकि 20वीं सदी में 2 विनाशकारी विश्व युद्ध जो है वो दुनिया झेल चुकी थी, उसका एक रास्ता जो बंद कर दिया गया था कि कोई देश किसी दूसरे देश के ऊपर ऐसे जो है खुलेआम हमले नहीं करेगा, वो रास्ता दोबारा से खोलने का प्रयास जो अमेरिका ने किया है, इसको भी दुनिया समझ रही है। इसका बहाना लेकर कोई भी दूसरा ताकतवर देश को, अपने पड़ोसी को जो है वो दमन कर सकता। अभी अगर यूक्रेन जो है को कब्जे में ले लेता है रूस, तो अमेरिका किस मुंह से उसका विरोध करेगा, या दुनिया किस मुंह से जो है रूस का विरोध कर पाएगी? और अगर ऐसा ही होता रहा तो एक वक्त जब लग रहा था कि कम से कम अब तीसरे विश्व युद्ध का खतरा दिख नहीं रहा था, अभी वो भी खतरा सामने आ रहा है। वो खतरा भी हम देख पा रहे हैं कि वो इस तरह का नहीं है कि वो हो ही नहीं सकता अभी। और आज के टाइम पे तीसरे विश्व युद्ध जैसी कल्पना बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगी। आज इतना ज्यादा परमाणु हथियार मानव ने तैयार कर लिया है कि बताते हैं कि 30 बार पूरी धरती को खत्म किया जा सकता है। जब एक बार धरती खत्म होगी तो 30 बार खत्म करने के लिए कहां से लेके आओगे? तो ये तमाम तरह की जो मूर्खताएं जो है अमेरिका के द्वारा की जा रही हैं, ये जो ट्रंप की जो बदहवासी पिछले दिनों देखने को मिल रही है, इसका पुरजोर विरोध जनता के द्वारा जो हो रहा है और ज्यादा बड़े पैमाने के ऊपर होना चाहिए। लोगों को सड़कों के ऊपर उतरना चाहिए, और अमेरिका को कम से कम उसके पूरे चेहरे को अमेरिका को यह स्पष्ट समझ में आ जाना चाहिए कि आप अब ये जो शब्दों का एक जाल फेंकते हो, जो मीडिया के माध्यम से जो लोगों को नियंत्रित, उनके दिमागों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हो, कम से कम ये आज के समय में संभव नहीं है। दुनिया देख रही है, दुनिया समझ रही है, और आने वाले टाइम के ऊपर अमेरिका का वो वर्चस्व बचने वाला नहीं है। और ट्रंप जैसे मूर्ख लोग जो अपनी बदहवासी में अपनी जो है वो जो एक नजीर पेश कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसको समझना चाहिए लोगों को, और बड़े पैमाने के ऊपर सड़कों के ऊपर आने की जरूरत है। जैसा कि बताया नरेश कुमार जी ने कि आज जरूरत है युद्ध के खिलाफ, अमेरिकन हमले के खिलाफ, दादागिरी के खिलाफ हम सड़कों पर निकलें और अपना विरोध जताएं, क्योंकि आज ये वेनेजुएला के साथ हुआ, कल हमारे साथ भी हो सकता है। और हो सकता है कि जिस ढंग की अमेरिका की आक्रामकता है अभी, वो कल ईरान पर इसी ढंग की घटना कर दे, हमला कर दे, उत्तरी कोरिया पर कर दे, क्यूबा पर कर दे। ये किसी भी कंट्री के साथ हो सकता है, कहीं पर भी। इसलिए हमें जरूरत है कि आज हम युद्ध और अमेरिकन हमलों के खिलाफ सड़कों पर निकलें और विरोध जताएं। इसी में मानवता का और दुनिया का भला है। और एक खास बात और कहने की कोशिश करा, हमें इतिहास से सबक लेना चाहिए कि जिस प्रकार हिटलर और मुसोलिनी ने दूसरे विश्व युद्ध के जरिए पूरी दुनिया को भयानक एक प्रकार के रक्तपात और कितने लोग मरे थे, हमें उनके असर को भी याद रखना चाहिए कि उसका हुआ क्या। दोबारा से दुनिया में ऐसी घटनाएं ना हो। शांति, भाईचारा और प्रेम, ये सबसे जरूरी है। और हम इस चैनल पे भी अमेरिकन हमले की निंदा करते हैं। आपने समय दिया, आपने बात रखी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।